यद्यप। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? यही लिख सकते हैं ना। इसका मतलब यही है। मैंने बताया था य के पहले यदि कोई वर्ण आधा आ जाए तो कौन सी संधि होती है? ये। हाँ, तो यही होगी। और 40। अच्छा, एक शब्द जो है क्या है, संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। तथैव। तथैव। तथापि। तदाकार। तदुपरांत। तदुपरांत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा तथा धन एव। संधि की दृष्टि से। ठीक है, और इसका हो जाएगा तथा धन अपि। इसका हो सकता है तत् धन आकार। इसका हो सकता है तत् धन उपरांत। ठीक है, इस अब देखिए, तथा धन एव आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं? आ और ए मिलके बनाते हैं ऐ। तो यानी कि ये सही है। इसमें आ और आ मिलके क्या बनाते हैं? आ और आ मिलके बनाते हैं दीर्घ संधि, ये भी सही है। और ए हो गया वृद्धि संधि, ये भी सही है। तत् धन आकार। तत्व का दो में परिवर्तन बताया था। तो का दो में परिवर्तन यानी कि पहला पहले में कब बदलेगा स्पर्श व्यंजन? पहला तीसरे में कब बदलता है? जब कोई स्वर हो। तो ये भी सही है, तदाकार ही होगा। और यह तदुपरांत ना होके क्या होना चाहिए था? तदुपरांत होना चाहिए था। यानी कि यही गलत है, यह नहीं होगा। सही है, बाकी तीनों सही है। सही है, बाकी संधि के नियमों को फॉलो कर रहा है, बस ये नहीं फॉलो कर रहा है, तो यही असत्य हो जाएगा। और कोई 40 के बाद 44। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? प्रश्न 44। व्यर्थ। ठीक है, य के पहले आधा वर्ण है। य के पहले वर्ण कैसा है? आधा है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि।
ठीक है। यड़ संधि मैंने क्या बोला था, क्या करना है, यदि यो दिखेगा तो वो के पहले या छोटा ही लगाइए या बड़ा ही। और अ के साथ क्या, अ का स्वर क्या है, अ, अर्थ, वी प्लस अर्थ होगा, क्योंकि ये कोई शब्द नहीं होता है। तो 44 का क्या हो जाएगा, बी का मतलब क्या हो गया, ई, ई में अ जुड़ रहा है। 44 का आंसर होगा बी, सॉरी ए, ई प्लस हो, ठीक। 44 का ए आंसर सही है। ठीक है। और आपको कोई प्रॉब्लम है, संध्या? ठीक है। आज आप लोगों का पॉलिटी शुरू होगा, पहले चैप्टर से शुरू से एकदम। ठीक है। राज्य व्यवस्था, मैंने टाइम टेबल में बताया था कि 3 दिन राज्य व्यवस्था चलेगा, और राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी, और 3 दिन हिंदी। तो हिंदी हो गया, राज्य व्यवस्था। ठीक है। इसमें पहला चैप्टर होगा भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक है। अब धीरे धीरे टेट में भी और सुपर टेट में तो पूछता ही है, टेट में भी। और यदि 6 से 8 वाला टेट आप लोग देंगे, 8 साइज से, ठीक है, तो उसमें भी इसका स्कोरिंग बढ़ता जा रहा है। जीएस का मतलब सामान्य अध्ययन का। और सामान्य अध्ययन का एक बहुत ही बड़ा सेक्शन होता है राज्य व्यवस्था। तो उसमें है पहला चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषताएं, कि भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह है विश्व का, पहली विशेषता इसकी ये है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। संविधान ज्यादातर देशों का लिखित है, सिर्फ ब्रिटेन को छोड़ दिया जाए और कुछ ऐसे देश हैं छोड़ दिया जाए तो संविधान को लिखा गया है, ब्रिटेन में लिखा नहीं गया है। ठीक है। स,
तो जितने देशों का संविधान लिखा गया है उनमें से सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान क्या है? भारत का है। ठीक है। जब ये संविधान बना था, यानी कि शुरुआत में, तो मूल रूप से इसमें मूल रूप से क्या था? एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। 12 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद, और 8 अनुसूची थी। मूल रूप से यानी कि जब संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय। लेकिन वर्तमान में स्थिति इसकी अलग है। वर्तमान में प्रस्तावना अभी भी एक ही है, भाग की संख्या बढ़ा दी गई है और वर्तमान में 22 भाग है। अनुच्छेद अभी भी उतना ही है, 395 अनुच्छेद, और अनुसूचियों की संख्या भी 4 और बढ़ गई है, तो 12 अनुसूची। ठीक है। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता यह है कि विश्व का सबसे बड़ा क्या है? ये लिखित संविधान है। दूसरा, यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। यह विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। ठीक है। अब इसके कई हिस्से हो सकते हैं। पहला है भारत शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 से। दूसरा, दूसरा में कि अनेक देशों से लिया गया है, विभिन्न देशों से। देशों से, अब विभिन्न देशों में कौन कौन से देश आएंगे? इसमें को ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? ब्रिटेन का मतलब होता है इंग्लैंड। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन व्यवस्था, एकल नागरिकता। ठीक है। फिर ख है अमेरिका से, अमेरिका से। इससे लिया गया मूल अधिकार, और संविधान की सर्वोच्चता। ग,
कनाडा से, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति और संघ एवं राज्य के मध्य, संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों संघ एवं राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन। गो नहीं, गो यहाँ लिख दे रहा है फिर से। भारतीय संविधान की विशेषताएं। गो, कनाडा से राज्यपाल की नियुक्ति नियुक्ति और संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। घ, आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है, फिर है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आप लोगों को बताएं, समझाएं। अब एक एक करके समझिए। ठीक है, पहले का अर्थ बता दिया हूं कि जो भारत का संविधान है क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसमें दो चीजें, दो बातें ध्यान देना जरूरी है, एक है लिखित और दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, तो लिखित का मतलब मैंने बताया था कि सभी देशों का संविधान लिखित नहीं है। जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है, और अमेरिका का संविधान क्या है, लिखित है। भारत का संविधान लिखित है। तो जो लिखित संविधान है उनमें से विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, भारत का है।
सबसे ज्यादा बातें इसमें लिखी गई हैं। ठीक है। जब संविधान बना था, जब संविधान बन के तैयार हुआ, तो इसमें एक प्रस्तावना थी। प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन। संविधान में क्या क्या बातें लिखी गई हैं ये पहले ही बता दिया गया है, उसको प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है। और संविधान के भाग कितने थे? 12 भाग थे। तथा अनुसूची कितनी थी? 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितने हैं? एक प्रस्तावना है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूची है। ठीक है। फिर यह है कि जो भारत का संविधान है यह अनेक देशों से लिया गया है, अनेक स्रोतों से लिया गया है। अनेक स्रोतों में पहला है कि भारत शासन अधिनियम 1935। जब भारत में ब्रिटेन का शासन था, ब्रिटिश का शासन था, तो अंग्रेजों ने अपने सुविधा के लिए एक कानून बनाया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। तो उसमें जो जो बातें लिखी गई थी, उसमें बहुत सारी बातें भारत के संविधान में वैसे ही लिख दी गई हैं जैसा उसमें लिखा गया था, हूबहू कॉपी कर दी गई है, थोड़ा वो संशोधन के साथ। ठीक है। फिर यह है कि विभिन्न देशों से, अब विभिन्न देशों में क्या क्या आएगा? ब्रिटेन से। ब्रिटेन का मतलब इंग्लैंड, क्योंकि भारत में किसका शासन था? ब्रिटिश का ही शासन था, इसलिए उनके संविधान से भी बहुत सारी बातें ली गई हैं। भारत में आप लोगों को पता होगा कि भारत में संसदीय शासन है। संसदीय शासन का मतलब ये होता है कि संसद होती है, भारत में संसद है। साथ ही साथ एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि भारत में किसी भी राज्य का व्यक्ति या किसी भी जगह का व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक कहा जाता है, उसको एक ही नागरिकता मिलती है। उसके पासपोर्ट पे सिर्फ इंडिया लिखा रहता है और कुछ नहीं। लेकिन यदि अमेरिका की बात की जाए, तो अमेरिका में किसी भी व्यक्ति को दो नागरिकता मिलती है, एक अमेरिका की और दूसरा जिस राज्य का निवासी है उस राज्य की। लेकिन भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। साथ ही साथ एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति यदि भारत की नागरिकता ग्रहण करता है तो किसी दूसरे देश की नहीं ग्रहण कर सकता, और यदि किसी किसी दूसरे देश की ग्रहण करेगा तो भारत की नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। ठीक है। फिर अमेरिका से क्या लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। आप लोग आगे, आप लोगों को पढ़ाया जाएगा कि मूल अधिकार क्या है। मूल अधिकार का मतलब ये होता है कि संविधान ने हमें कुछ अधिकार दिया है। जैसे हम, जैसे एक समानता का अधिकार आप लोग पढ़े होंगे कि सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार सुने होंगे कभी। ठीक है। तो ये सब क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट मामले को चेक करके निर्णय दे सकता है। ठीक है, कि मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ है कि नहीं। फिर एक संविधान की सर्वोच्चता। भारत में ना तो कोर्ट सर्वोच्च है, ना ही सरकार सर्वोच्च है, कोई भी सर्वोच्च नहीं है। सर्वोच्च क्या है? संविधान। यदि सरकार जो बनी है, जो सरकार कानून ला रही है, यदि कानून इसको नहीं मान रही है, मतलब संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो उस कानून को क्या किया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं, बने भी हैं, जो इसका उल्लंघन करते हैं। तो जब उल्लंघन करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसको निरस्त कर दिया जाएगा। कोई भी कानून यदि संविधान को का उल्लंघन करता है तो वो कानून नहीं माना जाता है, उसका निरस्तीकरण कर दिया जाता है। ठीक है। फिर कनाडा से क्या लिया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति। आप लोग जानते हैं कि हर एक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति होता है। संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है। जैसे कुछ विषय केंद्र सरकार के होते हैं, कुछ विषय राज्य सरकार के होते हैं, मतलब दोनों का पावर कुछ कुछ क्षेत्रों में अलग अलग होता है। जैसे रेलवे है, तो रेलवे पूरी की पूरी किसके अंडर में है? केंद्र सरकार के। लेकिन यदि स्वास्थ्य की बात किया जाए, शिक्षा की बात किया जाए, जैसे प्राइमरी स्कूल है गांव का, वो किसके अंडर में है? राज्य सरकार के। ठीक है। तो पावर जो है
किसी एक सरकार में केंद्रित नहीं है। ये पावर क्या है, अलग अलग बांटी गई है। केंद्र सरकार के अंदर कुछ पावर है और राज्य सरकार के अंदर कुछ पावर है। ये कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब होता है कि राज्य को संविधान ने कुछ डायरेक्शन दिया है कि आप इन बातों को, जो बात इसमें लिखी गई है, उन बातों को लागू करने का प्रयत्न कीजिए ताकि समाज में समानता आए, सबका कल्याण हो। ठीक है। तो ये राज्य को दिया जाता है। फिर है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन। आप लोग जानते होंगे कि जो संसद होती है उसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं, डायरेक्ट हम लोग चुनाव करते हैं उनका, उन्हीं को सांसद बोला जाता है। और सांसद का चुनाव, एमपी का चुनाव हम लोग डायरेक्ट करते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, उनका चुनाव होता है लेकिन हम डायरेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और उनमें से कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति क्या करता है, बिना चुनाव लड़े मनोनयन कर देता है कि वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को पता होगा, रेखा है, सचिन तेंदुलकर हैं। ये लोग चुनाव नहीं लड़े हैं, सीधे के सीधे क्या हुआ है, राष्ट्रपति ने उनको राज्यसभा का सदस्य मानित कर दिया है। ठीक है। यह 22 भाग, यहाँ भी 22 है, इसको 22 कर दीजिएगा। यानी कि मूल संविधान में भी 22 भाग थे, वर्तमान में भी 22 भाग है। ठीक है। इसमें जो भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, जितना बताएं वो अब तक। बोलिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है। तो विशेषताएं में हम दूसरा पढ़ रहे हैं अभी, विभिन्न स्रोतों से, और उसमें से घ पाठ तक हुआ है। फिर है दक्षिण अफ्रीका। वो है कि दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों की
निर्वाचन की प्रक्रिया। ठीक है, चलो अन्य देश से भी लिया गया है। अन्य देश कौन कौन से हो सकते हैं? इतने देश तो आप लोगों को याद रखने ही है। कुछ देश, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, और पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत पूर्व सोवियत संघ, जो वर्तमान में रूस है, इसे ही पहले क्या कहा जाता था? ये कई देश इसमें एक साथ जुड़े हुए थे, तो इसी को बोला जाता था सोवियत संघ। ठीक है, तो संविधान की विशेषताएं में दूसरा था कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया। उसके इतने पार्ट हो सकते थे, मतलब इन इन देशों से लिया गया है। अब तीसरी विशेषता, तीसरी विशेषता यह है कि भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले का मिश्रण है। ठीक है, कठोर एवं लचीले का मतलब ये हुआ कि भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है, यानी कि कुछ कानूनों को समय समय पे बदला जा सकता है। ठीक है, तो जो कानून बदला जाता है, इसको आसानी से भी बदला जा सकता है और कठिनाई से भी। आसानी का मतलब ये होता है कि कुछ कानून ऐसे हैं जिनको बदलने के लिए राज्यों की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो कई कानून ऐसे हैं जिसमें राज्यों से अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, राज्यों की मदद नहीं लेनी पड़ती है। राज्य यदि मानेंगे तो भी ठीक है, उनसे पूछा जाएगा, यदि मानेंगे तो भी ठीक है, नहीं मानेंगे तो भी ठीक है। ठीक है, लेकिन कुछ कानून ऐसा है जो बिना राज्य की अनुमति के पास नहीं किए जा सकते, जैसे जीएसटी। जीएसटी कानून जब बना था तो राज्यों की अनुमति लेना पड़ रहा था। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि कोई नया राज्य बनाना है, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना? तेलंगाना। 2014 में 2014 में तेलंगाना बना था, ये आप लोगों को पता होगा। तेलंगाना पहले आंध्र प्रदेश में था। तो यदि कोई राज्य का निर्माण करना है तो इसमें राज्यों की अनुमति नहीं लेना पड़ता है। अब तेलंगाना का निर्माण करना है तो यूपी से क्यों पूछेगा सरकार? नहीं पूछेगा। लेकिन यदि कोई कर बनाना है, जैसे जीएसटी, तो जीएसटी जब बना था तो सभी राज्यों से अनुमति लेनी पड़ी थी। राज्य जब अनुमति दिए तभी जाके जीएसटी कानून पूरा अंतिम रूप ले पाया था। ठीक है, तो यही है कठोर और लचीले का मिश्रण। मतलब यही है कि संविधान में जो संशोधन किया जाता है, वह संशोधन आसानी से भी हो सकता है, यानी कि बिना राज्यों की अनुमति के, और कठिनाई से भी हो सकता है, यानी कि राज्य अनुमति देंगे तब होगा। ठीक है, चौथी विशेषता वही जो अभी आप लोग लिखे थे, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एक विशेषता है। एकल नागरिकता, और एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? अभी आप लोग लिखे हैं, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई। ठीक है, फिर है सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार, इसका मतलब है कि एक उम्र हो जाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, वोट दे सकता है। और वो उम्र भारत में कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है। 18 वर्ष का यदि कोई व्यक्ति हो गया तो भारत में क्या वोटिंग कर सकता है, मत दे सकता है। तो यही बोला गया है कि सभी लोग मत दे सकते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गई है। छठवां, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि भारत में कोर्ट होते हैं। कोर्ट तीन टाइप के होते हैं। ठीक है। एक जिले पे कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है उससे ऊपर, और हाई कोर्ट से ऊपर सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो कोर्ट जो होता है यह स्वतंत्र होता है अपना निर्णय लेने के लिए। कोर्ट को सरकार की बात मानना या किसी भी का बात मानना जरूरी नहीं है। कोर्ट जब भी निर्णय लेगा स्वतंत्र रूप से लेगा। वो सरकार के खिलाफ भी निर्णय दे सकता है, सरकार के समर्थन में भी निर्णय दे सकता है। ठीक है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, इसके तीन प्रकार है, मतलब तीन भाग हैं। ठीक है। सबसे नीचे होता है जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला एवं सत्र न्यायालय। ठीक है। फिर होता है हाई कोर्ट, बोलते हैं जिसे उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, शॉर्ट में एससी लिख सकते हैं। और सबसे ऊपर होता है उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। इंग्लिश इसका होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, शॉर्ट फॉर्म एससी। ठीक है। तो तीन होता है। जिले पे होता है जो न्यायालय, उसे क्या बोलते हैं? जिला एवं सत्र न्यायालय। उसके ऊपर होता है हाई कोर्ट। अब आप लोग बताइए कि यूपी का हाई कोर्ट कहाँ है? बताइए। उत्तर प्रदेश का। कहाँ है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट? नहीं नहीं, हाई कोर्ट है, हाँ, इलाहाबाद में। ठीक। उसका एक ब्रांच है लखनऊ में। ठीक है। उसकी खंडपीठ बोलते हैं, वो है लखनऊ में। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है भारत का? बताइए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद में कैसे होगा? अच्छा। सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये देश की बात हो रही है। देखिए पहले आप जिले पे हैं, जिले से पहुंच गए प्रदेश की राजधानी पे, प्रदेश की राजधानी के बाद देश की राजधानी। तो देश की राजधानी कहाँ है? बताइए। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे होगा सर? देश की राजधानी पे। देश की राजधानी कहाँ है?
सुप्रीम कोर्ट, आप लोग इसका आंसर बताइए कहाँ होगा। ठीक है। और ये कहाँ है? जिला एवं सत्र न्यायालय, देखें आप लोग यहाँ का, महाराष्ट्र का दीवानी कचहरी में है, जो मुख्यालय है ना उसी में। हाँ। देखिए इसका मतलब समझ लीजिए। चलिए ठीक, ठीक। तीन प्रकार के कोर्ट होते हैं और कोर्ट अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 7वां पॉइंट है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भारत में जो कानून बनाता है, जो संस्था कानून बनाती है, उसका नाम होता है संसद। ठीक है। तो और जो कानून की जांच करता है कि कानून जो बना है संविधान को मान रहा है कि नहीं, संविधान का उल्लंघन कर रहा है कि नहीं, वो कौन करता है? कोर्ट, यानी कि न्यायालय। ठीक है। तो अब अपने अपने जगह पे दोनों बोल सकते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि संसद ये बोल सकती है कि हम कानून बना रहे हैं इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हुए। तो कोर्ट ये कह सकता है कि नहीं, हम कानून की जांच कर रहे हैं और कानून यदि सत्य है तो उसी को मान रहे हैं, असत्य है तो गलत कर दे रहे हैं, तो हमारे पास तब पावर संसद से भी ज्यादा है, इसलिए हम सर्वश्रेष्ठ हुए। ठीक है। लेकिन भारत में ये दोनों ही सर्वश्रेष्ठ नहीं है। भारत में मेन है संविधान। यदि कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन कर रहा है तो उस कानून को निरस्त किया जा सकता है, इसलिए संसद सर्वश्रेष्ठ नहीं है। और न्यायाधीश जो हैं, न्यायाधीशों की भी नियुक्ति सरकार के द्वारा होती है, तो उनकी नियुक्ति सरकार के द्वारा हो रही है, यानी कि वो भी सर्वश्रेष्ठ नहीं है। तो दोनों भारत में सर्वश्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ क्या है? भारत का संविधान। 8वां, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है। अभी मैंने बताया भी था कि भारत में संसद होता है। अब भारत में संसद है जिसके दो सदन हैं, जिसके दो सदन है। सदन का मतलब हुआ हिस्से। इसके दो सदन हैं। पहले को बोलते हैं लोकसभा और दूसरे को बोलते हैं राज्यसभा।
ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि लोकसभा का चुनाव क्या होता है, जनता करती है, और राज्यसभा का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। नौवां पॉइंट है मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। ठीक है। भारत के संविधान में हम लोगों को मूल अधिकार दिया गया है, अभी बता चुका हूं। मूल कर्तव्य का मतलब है संविधान ऐसा आशा करता है कि हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, मतलब नागरिकों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, और उस जिम्मेदारी का नागरिक पालन करें। जैसे पर्यावरण को स्वच्छ रखना, ये क्या है, नागरिकों की जिम्मेदारी है। ये क्या हो सकता है, मूल कर्तव्य हो सकता है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मतलब संविधान किससे आशा करता है, सरकार से आशा करता है। ठीक है। तो जब सरकार से आशा करेगा तो उसी का नाम क्या हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और यदि वही व्यक्ति से आशा करेगा, नागरिकों से आशा करने लगेगा, तो वही क्या हो जाएगा, मूल कर्तव्य। ठीक है। यदि मूल कर्तव्य का उल्लंघन होता है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लंघन होता है तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन यदि मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, मतलब यदि इसका उल्लंघन हो गया मूल अधिकार का, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। लेकिन यदि इसका या इसका उल्लंघन हुआ तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है। ठीक है। 10वां त्रिस्तरीय शासन, त्रिस्तरीय शासन। ठीक है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है कि 3 स्तर का शासन। अच्छा ठीक है, लिख देता हूं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एवं स्थानीय शासन। ठीक है। त्रिस्तरीय शासन का मतलब ये हुआ कि शासन जो नागरिकों पे हो रहा है, या फिर जो शासन की व्यवस्था है, वो 3 प्रकार की है। या यूं कहें तो 3 प्रकार का वोट हम लोग देते हैं। ठीक है। एक वोट देते हैं केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को वोट कब देते हैं, एमपी के रूप में, सांसद के रूप में। दूसरा है कि राज्य सरकार होती है। राज्य सरकार में राज्य सरकार का हेड मुख्यमंत्री है। केंद्र सरकार का हेड कौन है, प्रधानमंत्री है। और तीसरा, हम लोग अभी चुनाव हुआ है अभी, यदि गांव होगा तो गांव में क्या होगा, स्थानीय शासन। स्थानीय शासन मतलब गांव का जो हेड होगा वो क्या होगा, प्रधान होता है, ग्राम प्रधान। उसी तरह से यदि नगर की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, तो शहर में नगर पालिका होती है, तो नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव होता है, नगर पालिका के सदस्य का चुनाव होता है। तो नगर पालिका का सदस्य, नगर पालिका का अध्यक्ष, ग्राम प्रधान, ये सब किस में आएंगे, स्थानीय शासन में आएंगे। तो भारत में शासन की व्यवस्था जो है 3 प्रकार की है। एक पूरे देश की व्यवस्था होती है, उसको केंद्र सरकार बोलते हैं। एक पूरे राज्य की व्यवस्था होती है, उसको राज्य सरकार बोलते हैं। और एक व्यक्ति जहाँ का है, जहाँ का निवासी है, यदि ग्राम का निवासी है तो वहां की व्यवस्था है, वहां का शासन है, उसे ग्राम प्रधान बोलेंगे। यदि नगर में है तो वहां की व्यवस्था है, वहां का शासन है, उसको क्या बोलेंगे, नगर पालिका।
ग्रामर। आपात उपबंध। आपात उपबंध। ठीक है, इसके बारे में भाग 18 में दिया गया है, भाग 18 में। ठीक है, आपात उपबंध तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 352 में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है वित्तीय आपात, इसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 360 में। ठीक है, आपात का मतलब होता है इमरजेंसी। ठीक है, जैसे जो सरकार जिस रूप से चल रही है उस रूप से उस समय नहीं चलती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात का मतलब हो गया कि राष्ट्र पे यानी पूरे देश पे कोई खतरा यदि आता है। ठीक है, जैसे किसी बाहरी शक्ति ने आक्रमण कर दिया या भारत और किसी अन्य देश के बीच युद्ध हो गया, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, राष्ट्रीय आपात लगता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा जो शासन होता है वो केंद्र के हाथों में चला जाता है। ठीक है, एक होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के बारे में आप लोग सुने होंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा राज्य है जो संविधान के अनुसार से काम नहीं कर रहा है, तो क्या करता है, केंद्र सरकार उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर देता है। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार है, मान लीजिए वो संविधान के अनुसार से काम ना करे, तो केंद्र सरकार यानी कि जो केंद्र पे सरकार है वो क्या कर सकती है, उत्तर प्रदेश की सरकार को हटा सकती है। ठीक है, इसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। तो शासन क्या हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा होने लगता है। तीसरा होता है वित्तीय आपात। ऐसी स्थिति हो सकती है जब वित्तीय रूप से देश पूरी तरह से कमजोर हो जाए, उस समय वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, तो बस इतना जान लीजिए कि आपात तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपात, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन और तीसरा होता है वित्तीय आपात। ठीक है, परामा विशेषता है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष देश है। पंथ निरपेक्ष का मतलब ये हो गया कि भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे भारत एक हिंदू राष्ट्र नहीं है या मुस्लिम राष्ट्र नहीं है। वहीं यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। ठीक है, तो पूरे देश का कोई एक धर्म नहीं है। अब भारत क्या है, सभी धर्मों को बराबर रूप से सम्मान देता है। ठीक है, सर्वधर्म समभाव की स्थिति भारत में मौजूद है। ठीक है, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब यही होता है कि किसी भी धर्म को ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का हम समर्थन करें और दूसरे धर्म का विरोध करने लग जाए, तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को समान रूप से महत्व देता है। इसलिए भारत कैसा है, एक पंथ निरपेक्ष देश है। ठीक है, तो यह फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का समाप्त हो गया। यह चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार आप लोग दोहराते रहिएगा कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए।
ठीक है, आप लोग संधि का प्रश्न पूरा लगा लीजिए ताकि इसको सॉल्व कराया जा सके। ठीक है। ठीक है। थैंक यू।